का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर उपचुनाव को लेकर अहम बैठक। राजसमंद और वल्लभनगर उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस दौरान मौजूद रहे। दोनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें से 2 महत्वपूर्ण सीट राजसमंद और वल्लभनगर। उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे हैं। इसके अलावा दोनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी बैठक के अंदर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि राजसमंद सीट से बीजेपी 2018 में जीती थी। किरण माहेश्वरी वहां से चुनाव जीती थी। वहीं वल्लभनगर से गजेंद्र शेखावत चुनाव जीते थे। दोनों का देहांत हो चुका है और इन सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, क्या कुछ मंथन यहां पर किया गया और क्या कुछ नाम फाइनल हो पाए अभी तक कि किस सीट से किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है या फिर कितनों का पैनल हो सकता है? अभी देखिए, हालांकि भले ही उपचुनाव के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस ने इन उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी तैयारियां है वो जारी की रखी है और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। और आज जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर हुई है। उसमें सहाड़ा है, वल्लभनगर है और राजसमंद। पहला फेज था, उसमें बैठक सहाड़ा को लेकर हुई थी और अब जो बैठक हुई है वो वल्लभनगर और राजसमंद को लेकर हुई है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। इसके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद थे, धर्मेंद्र राठौड़ भी इसमें मौजूद थे और साथ में तमाम वरिष्ठ नेता उन विधानसभा क्षेत्रों से और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और जो एक मूल मंत्र है वो यही है मुख्यमंत्री की तरफ से इन बैठकों में कि इन उपचुनाव को जीतना है, सरकार की जो योजना है जनता तक पहुंचानी है। सरकार ने इस बजट में भी और पहले भी इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की है, कई विकास के कार्य किए हैं, तो उनके आधार पर जनता के बीच जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने हैं। और बूथ मैनेजमेंट है वो उसका सही तरीके से उसको अमली जामा पहनाकर और एक कह सकते हैं कि हर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देना यहाँ पे तय किया गया है। और जहां तक आपने बात की है कि क्या उम्मीदवार के चयन को लेके कोई तय हुआ है, तो देखिए, उम्मीदवार के चयन को लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं क्षेत्र के लोगों से भी, अपने प्रभारी मंत्रियों से भी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी, और लगभग मानस बन चुका है कि किसको चुनाव लड़ाना है। लेकिन ये सब घोषणा होगी जब चुनाव की तारीख तय हो जाएगी। उसके बाद ये एक सामान्य जो एक सिर्फ औपचारिकता रहेगी, क्योंकि जिनको चुनाव लड़ाया जाना है शायद उनको भी संकेत दे दिए हैं और वो तैयारी भी कर रहे हैं। चाहे सुजानगढ़ की बात करें, चाहे अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, तो फोकस इसी बात को लेके है कि यहाँ कांग्रेस को जिताना है। पार्टी चेहरा तय कर देगी कि उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन जो चुनाव जीता जाएगा वो सरकार के कामकाज पे जीता जाएगा। गहलोत सरकार ने जो वहाँ पे विकास के काम किए हैं या इस बजट सत्र में वहाँ सौगातें दी है, उनके आधार पे चुनाव जीतना है। तो एक लंबी बैठक चली है तीनों विधानसभा क्षेत्र को लेके। और ये बैठकें देखिए विजेंद्र, इससे पहले भी लगातार हुई है मुख्यमंत्री आवास पर। और चूंकि अब समय कम है, हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन एक समय सीमा है कि तब तक चुनाव कराना ही है, तो किसी भी समय जो है वो उपचुनाव की तारीख तय हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी है वो अपने स्तर पर लगातार तैयारी कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पूरा फीडबैक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया है। तमाम जो कार्यकर्ताओं से बात करके उन विधानसभा क्षेत्रों से जो नेताओं ने जो फीडबैक दिया है, जो बातें बताई है, उसके आधार पे पूरा फीडबैक देने के बाद एक रणनीति अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग तरह से बनाई गई है। और वहाँ पे कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी तय हुई है कि उनको किस तरह से उपचुनाव जीतने के लिए काम करना है। जी बिल्कुल नरेश, 4 में से 3 सीटें तो ऐसी थी जो कांग्रेस के झोली में थी 2018 के अंदर। राजसमंद को लेकर इस बार क्या कोई खास रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, कांग्रेस की कोशिश यही है कि चारों जो उपचुनाव है वो जीते। हालांकि सही है कि 4 में से 3 सीट ही जो कांग्रेस के पास थी, लेकिन जो राजसमंद में हाल ही में आपने देखा होगा कि निकाय चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली थी, उससे उत्साहित होकर कांग्रेस का ये मानना है कि इस सीट को भी अब कांग्रेस जीत सकती है। और इसी के मद्देनजर वहां पर रणनीति
तय हुई है। और अगर हम बात करें चारों विधानसभा क्षेत्रों में से, तो सबसे ज्यादा अगर बूथ स्तर पे काम कहीं पे हो रहा है तो वो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहा है। और कांग्रेस का मानना है कि अगर राजसमंद की सीट जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की रही है वो कांग्रेस की झोली में आती है, तो इससे न केवल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश जाएगा, बल्कि अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस पार्टी में और अधिक मजबूती के साथ उभर के सामने आएंगे। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसीलिए लगातार मंथन किया जा रहा है 4 सीटों को लेकर, ताकि 4-0 से बीजेपी को हराया जा सके। और दूसरी तरफ बीजेपी जो मंथन करी है ताकि कम से कम यहां 1 से ज्यादा सीटों को जीतकर कांग्रेस पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। एक और बड़ी खबर श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से बड़ी खबर है। किसानों ने अधिकारियों को बंधक बनाया। किसानों ने सिंचाई विभाग के तीनों गेटों को बंद कर दिया है। सिंचाई विभाग के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। मार्च महीने में सिंचाई पानी नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। कामरेड शोपत राम मेघवाल की अगुवाई में किसान आंदोलन कर रहे हैं। शोपत राम मेघवाल ने कहा कि अधिकारियों को बाहर नहीं जाने देंगे। तीनों गेटों पर डटे किसान कार्यालय के अंदर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। इस दौरान एससी राम सिंह, एसडीएम प्रियंका बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी सिंचाई विभाग के कार्यालय में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी सुनील सिहाग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, मार्च का महीना चल रहा है, किसानों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। कारण क्या बताया जा रहा है कि पानी नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद किसान गुस्से में हैं, यहां तक कि बंधक बना दिया गया? किसानों की बात करें तो श्री गंगानगर जिला हमेशा से किसान जो अन्न का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पे किसानों की पानी की समस्या हमेशा से रहती है। और जिस तरीके से पंजाब है जो अपनी मनमानी करता है, कभी पानी कम करता है, कभी जब पानी की जरूरत है पंजाब को नहीं होती तो पानी ज्यादा भी कर देता है। तो इसके चलते अभी जो किसानों की जो फसलें हैं वो पानी के बगैर खराब हो रही है, पकाव पे है फसलें। इसी को लेकर श्री विजयनगर का जो सिंचाई विभाग के कार्यालय है वहाँ पे 2 दिनों से किसान वहाँ पे बैठे थे, कोई वार्ता सिरे नहीं चढ़ रही थी। इसी को लेकर आज जो कामरेड शोपत राम मेघवाल है उसकी अगुवाई के अंदर किसानों ने जो सिंचाई विभाग का कार्यालय है उसके तीनों गेट है, तीनों गेटों पे किसान बैठ गए हैं। और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है, एसडीएम है, सभी अधिकारियों को अंदर बंद कर दिया है। बाहर गेट के आगे उन्होंने लॉक कर दिया है। हालांकि पुलिस जाब्ता वहाँ पे मौजूद है, पुलिस समझाइश भी कर रही है विजेंद्र, पर अभी जो किसान है मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि अगर नहर में मार्च महीने अभी पानी छोड़ोगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, हम अधिकारियों को बाहर नहीं जाने देंगे। जी बिल्कुल सुनील, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल है, आखिर क्या चीज है डॉक्टर रघु शर्मा? दरअसल अक्रॉस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हमेशा डॉक्टर रघु शर्मा नजर आते हैं, चाहे वो गहलोत कैंप या फिर पुराना पायलट कैंप। रघु की यूटिलिटी हमेशा रहती है हर समय हर कैंप के अंदर। और इसी तरह आज रघु ने सादा वसुंधरा मैडम को भी एसएमएस के आईडीएस सेंटर में वैक्सीन लगवाने पहुंची थी मैडम वसुंधरा राजे। और मैडम के पहुंचने की सूचना मिलते ही अस्पताल में रुके रहे डॉक्टर रघु शर्मा। वैक्सीन लगवाने से लेकर बाहर जाने तक रही मैडम के साथ ही इस दौरान डॉक्टर रघु शर्मा और मैडम के बीच काफी देर तक बातचीत भी होती रही। दरअसल आज आईडीएस सेंटर के अंदर 2 बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगवाई, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब वैक्सीन लगवा रहे थे उस दौरान भी डॉक्टर रघु शर्मा उनके साथ मौजूद थे, लेकिन इसे कहते हैं अक्रॉस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर भी वो हमेशा नजर आते हैं, वो कैंप में नहीं। चाहे गहलोत कैंप की बात हो, पायलट कैंप की बात हो, रघु शर्मा की यूटिलिटी हमेशा हर समय हर कैंप के अंदर दिखाई देती है। और आज देखिए, कांग्रेस से इतर जब बीजेपी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एसएमएस अस्पताल पहुंची, आईडीएस सेंटर पहुंची वैक्सीन लगवाने के लिए, जैसे ही वो वहां पर पहुंची, जैसे ही ये सूचना रघु शर्मा को लगी, वो अस्पताल के अंदर ही रुके रहे, यानी कि वो गए नहीं, उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद वैक्सीन लगवाने से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब तक एसएमएस से बाहर नहीं आई, रघु शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। और इस दौरान डॉक्टर रघु शर्मा और मैडम के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। और ये है राजस्थान का असल में लोकतंत्र।
बीजेपी नेता, विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों की अग्नि परीक्षा है। दरअसल 7 मार्च को होगी इन सभी नेताओं की अग्नि परीक्षा, क्योंकि 7 मार्च को वसुंधरा राजे का गोवर्धन जी परिक्रमा का कार्यक्रम है। जन्मदिन के मौके पर 2 दिन कार्यक्रम चलेगा। ऐसे में प्रदेश बीजेपी के दोनों कैंप्स की इस कार्यक्रम पर नजर बनी हुई है। एक गुट की कार्यक्रम में पहुंचने वाले नेताओं पर नजर, वहीं दूसरे गुट की कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाले नेताओं पर नजर होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने टिप्पणी की और कहा कि इस स्थिति में दोनों कैंप्स में अपनी पकड़ रखने वाले नेताओं में असमंजस है कि वो जाएं या ना जाएं। आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि 7 मार्च को है रविवार और इसलिए नहीं चलेगा विधानसभा का बहाना भी। तो देखिए, 7 मार्च और 8 मार्च बीजेपी के लिए ये दोनों बड़े दिन हैं। दोनों बड़े दिन इसलिए क्योंकि बीजेपी नेता, विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों की अग्नि परीक्षा होगी। 7 मार्च को इन सभी नेताओं की अग्नि परीक्षा इसलिए होगी क्योंकि 7 मार्च को वसुंधरा राजे का गोवर्धन जी परिक्रमा का कार्यक्रम है। जन्मदिन के मौके पर 2 दिन का कार्यक्रम है और जो गुटबाजी की बात सामने आ रही है, जिसको एकजुटता का संदेश देने की अभी जेपी नड्डा ने कोशिश की। कैंप 2 और इस कार्यक्रम में नजर कौन कौन आएगा, इस पर दोनों की ही नजर रहेगी। एक गुट की नजर इस पर रहेगी कि कौन कौन नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और दूसरे गुट की नजर ये रहेगी कि कौन कौन से नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। कमाल की बात यह है कि एक राजनीतिक प्रेक्षक ने जो टिप्पणी की, सबसे ज्यादा जो असमंजस की स्थिति है वो उन नेताओं के लिए जो दोनों कैंप के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। अब वो नेता क्या करे क्या ना करे, ये उनके लिए कंफ्यूजन की स्थिति, क्योंकि 7 मार्च को रविवार और इसलिए ये बहाना भी नहीं चलेगा कि वो नेता विधानसभा के अंदर बिजी। जानिए सचिवालय की बातें। इन बड़े विभाग में लंबे अरसे से नहीं कोई डीएस। पहले वाले डीएस चले गए थे लंबी छुट्टी पर, तब सरकार ने पिछली तबादला लिस्ट में लगाया था दूसरा डीएस, लेकिन नए डीएस भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दरअसल कोई आरएएस नहीं चाहता जाना, क्योंकि विभाग की महिला सचिव का व्यवहार है इसका कारण, और शायद इसी व्यवहार की वजह से जो पुराने बड़े डीएस थे वो दरअसल लंबी छुट्टी पर चले गए। उसके बाद तबादला लिस्ट जारी हुई, दूसरे डीएस को लगा दिया गया, लेकिन कमाल की बात यह है कि नए डीएस भी ज्वाइन नहीं करना चाहते। कोई भी आरएएस नहीं चाहता ज्वाइन करना, और उसके पीछे की वजह बताई जा रही है विभाग की महिला सचिव, जिनका व्यवहार शायद इसके पीछे का बड़ा कारण कि कोई भी डीएस पद पर ज्वाइन नहीं करना चाह रहा, कोई भी आरएएस डीएस के तौर पर जिम्मेदारी संभालना नहीं चाह रहा। और बात करते हैं कैसे घटनाक्रम की जो विचित्र किंतु सत्य है। सीएस निरंजन आर्य के पुत्र के मैरिज डिनर में पहुंचे 150 से ज्यादा विधायक। 2 मार्च को आर्य की सरकारी आवास पर सभी विधायक पहुंचे। मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और पीसीसी चीफ मौजूद रहे और साथ ही विपक्ष के नेता और कई विधायक भी शामिल हुए डिनर के अंदर। इससे राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में निरंजन आर्य की क्रेडिबिलिटी और गुडविल दोनों ही बढ़ी। वहीं सचिन पायलट समर्थक विधायकों को मुख्यमंत्री गहलोत की सौगात। हरीश मीणा के उंडियारा की चोरू का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत कर दिया गया है। गणराज खटाना की विधानसभा क्षेत्र की आभानेरी, मुरारी लाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र के नांगल राजावतान में सीएससी क्रमोन्नत कर दिए गए हैं। विश्वेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र के कुम्हेर में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। विश्वेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र डी कुम्हेर में खेल स्टेडियम बनेगा। पीआर मीणा के चोड़ा भीम में 15 करोड़ की लागत से बाईपास बनेगा। ब्रिजेंद्र ओला के विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में राज्य प्रदूषण मंडल का क्षेत्रीय कार्यालय खुलने वाला है। मसूदा विधायक राकेश पारीक के यहां बांधनवाड़ा में उप तहसील कार्यालय खुलेगा। विश्वेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में पुलिस चौकी डी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाया जाएगा। वहीं माहेश्वरी के नाम पर कॉलेज खोलने पर कटारिया को आपत्ति। आज विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, कहा कि कॉलेज खुलवाने के लिए क्या मुझे भी दिवंगत होना पड़ेगा। इसके बाद सीएम गहलोत ने जमकर कटारिया पर प्रहार किया। गहलोत ने कहा कि राजनीति से पहले आप तो शिक्षक थे, इसके बावजूद दिवंगत विधायकों के नाम पर कॉलेज खोलने की आलोचना कर रहे हैं। किरण माहेश्वरी के नाम पर कॉलेज खोलने पर ऑब्जेक्शन कर दिया। गहलोत ने कहा कि अब तो किरण माहेश्वरी दुनिया में नहीं है, अब तो उनके प्रति पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए, बड़ा दिल रखो,
साथ ही कहा कि कटारिया आप चिरायु हो, आपकी लंबी उम्र हो। दरअसल कटारिया और किरण में थी राजनीतिक प्रतिद्वंद। वहीं राजनीतिक अदावत के बीच अलग तस्वीर भी दिखाई दी जब मुख्यमंत्री ने की कुम्हेर में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा। सदन में मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया विश्वेंद्र सिंह ने सुभाष गर्ग से मांगा पेन। इसके बाद विश्वेंद्र सिंह ने कागज पर घोषणा को लिखा। पेन तो उन्होंने लौटा दिया, लेकिन अलग सियासत यहां नजर आई। भरतपुर की राजनीति में दोनों के बीच सियासी अदावत है। गर्ग को मुख्यमंत्री गहलोत का सिपह सालार माना जाता है, वहीं पायलट के रणनीतिकारों में शुमार है विश्वेंद्र सिंह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात करते हैं उस फोन कॉल की जिस पर सुनाई दिया कि मैं डीजीपी एमएल लाठर बोल रहा हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया, बधाई आपको। एक बारगी तो नहीं हुआ आरएसी के जवान कमर सिंह को यकीन, क्योंकि फोन उन्हीं के पास आया। धौलपुर में बस में बहादुरी दिखाकर बदमाशों को भगाने पर मजबूर करने वाले जवान को डीजीपी ने फोन किया। डीजीपी ने कमर सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अप्रिशिएट किया, कहा कि आपने दिखाया गजब का साहस और बहादुरी। डीजीपी ने आरएसी के जवान को फोन पर ही प्रमोशन की जानकारी भी दी। डीजीपी से बात करके भावुक भी हुए और खुश भी हुए आरएसी के जवान कमर सिंह। सच में हर जगह होता है बहादुरी का सम्मान, और सोचिए जब डीजीपी ही फोन कर दे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने घोषित किए 291 उम्मीदवारों के नाम। दीदी खुद लड़ेंगी नंदीग्राम से विधानसभा का चुनाव। सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। परंपरागत सीट भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी ममता बनर्जी। सचमुच इसे कहते हैं लीडरशिप, क्योंकि ममता ने दी शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में चुनौती, और साथ ही एक ही सीट से चुनाव लड़ने का फैसला भी किया गया। पहले माना जा रहा था कि वो नंदीग्राम के साथ साथ अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने लीडरशिप दिखाई और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को जो चुनौती दी थी कि उनको उनके गढ़ में ही हराया जाएगा, यानी कि बाकायदा नंदीग्राम से उनको हराया जाएगा। अब वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस दौरान जो सबसे बड़ी बात वो दरअसल यही कि दीदी खुद नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और किसी सीट से, यहां तक कि अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है, और यकीनन इसे कहते हैं लीडरशिप, क्योंकि ममता ने शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में चुनौती दी और साथ ही एक ही सीट से चुनाव लड़ने का उनका फैसला काफी चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। सचिवालय अधिकारी संघ के चुनाव और इसमें अभिमन्यु शर्मा अध्यक्ष बने हैं। आपको बता दें कि सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव हैं और उसमें अभिमन्यु शर्मा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव हुए और उस चुनाव का अब परिणाम आ चुका है। परिणाम के अंदर अभिमन्यु शर्मा अध्यक्ष चुने गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव संपन्न हुए। संपन्न होने के बाद परिणाम आया और अब अध्यक्ष चुन लिया गया है। अध्यक्ष चुना गया है अभिमन्यु शर्मा को, यानी कि सचिवालय कर्मचारी संघ को अपना अध्यक्ष मिल गया है, नया अध्यक्ष मिल गया है। अभिमन्यु शर्मा अध्यक्ष बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।